जय गुरुदेव। एक भक्त इंद्रियों का आधार कब समाप्त होगा? महाराज श्री, इसमें काफी देर लगती है। यह क्रम एक से अधिक जन्मों तक भी चल सकता है। जब तक जड़ता के संस्कार बने रहेंगे, तब तक इंद्रियों का जड़ता का आधार भी बना रहेगा। हाँ, बीच बीच में जब सूक्ष्मता के संस्कार उदय होंगे, तब मन सूक्ष्म स्तरों पर रमण भी करता रहेगा। इसमें साधक को जगत से अन्य प्रकार का आनंद तो अनुभव होता रहेगा, किंतु आनंद की उच्च अनुभूतियां वह तभी प्राप्त कर पाएगा जब जागृत शक्ति स्थूल इंद्रियों से ऊपर उठेगी। एक भक्त मानसिक, बौद्धिक तथा हार्दिक आधार भी जड़ एवं भौतिक ही हैं। क्या इस आधार पर भी क्रियाओं में जड़ता का मिश्रण होता है? महाराज श्री, यह ठीक है कि मानसिक, बौद्धिक तथा हार्दिक आधार भी जड़ एवं भौतिक हैं, किंतु स्थूल इंद्रियों की अपेक्षा इन आधारों पर स्थूलता बहुत कम है। इसलिए इन आधारों पर होने वाली क्रियाओं में सूक्ष्मता तथा सौम्यता बढ़ जाती है। आनंद की अनुभूति भी अधिक हो जाती है। यह आवश्यक नहीं कि पहले अधिक स्थूल संस्कारों की बारी आती है। सभी प्रकार के संस्कार मिले जुले रहते हैं तथा प्राय अपने क्रमानुसार क्रियाओं में प्रकट होते रहते हैं। कभी स्थूल संस्कार आ जाते हैं तो स्थूल इंद्रियों के आधार पर क्रियाएं होने लगती हैं। कभी अपेक्षाकृत सूक्ष्म संस्कार आ जाते हैं तो शक्ति स्थूल इंद्रियों के ऊपर उठकर मानसिक, बौद्धिक अथवा हार्दिक आधार पर क्रियाशील हो जाती है। एक भक्त कभी एकाग्रता की क्रिया प्रकट हो जाती है। महाराज श्री, एकाग्रता की क्रिया भी मानसिक क्रिया है। एकाग्रता में मन भी रहता है तथा मन की किसी विषय पर एकाग्र भी हो जाता है, किंतु यह क्रिया होती तभी है जब एकाग्रता के संस्कार उदय हो जाते हैं। ये सभी पूर्वकृत अभ्यास के संस्कार होते हैं। एकाग्रता में या तो मन होता है या ध्येय का विषय होता है अथवा ध्येय विषय का ज्ञान होता है। एकाग्रता की प्रगाढ़ अवस्था अर्थात ध्येयाकार में मन ध्येय के रूप के अनुरूप ढल जाता है। यह वास्तविक एकाग्रता है। यह केवल पठन पाठन या सत्संग का विषय नहीं, साधन का विषय है। एक भक्त शक्ति तथा क्रियाओं में उदय होने वाली एकाग्रता तथा अभ्यास पूर्वक संपादित की जाने वाली एकाग्रता में क्या अंतर है? महाराज श्री, जागृत शक्ति द्वारा क्रियाओं में उदय होने वाली एकाग्रता शक्ति की अंतर्विधि की यात्रा के अंतर्गत है, जबकि अभ्यासगत एकाग्रता बहिर्विधि में घटित होती है। क्रिया रूप एकाग्रता में अभ्यास द्वारा एकाग्रता से के संचित संस्कार क्षय होते हैं, जबकि अभ्यासकृत एकाग्रता में एकाग्रता तथा एकाग्रता के ध्येय विषय के संस्कार संचित हो जाते हैं। पहला आवरण उतारने का उपाय है तो दूसरा आवरण ओढ़ने का। अभ्यासगत एकाग्रता में ध्येय का विषय स्वयं चुनकर सामने रखना पड़ता है, जो कि अस्वाभाविक भी हो सकता है, जबकि
क्रिया रूप एकाग्रता में एकाग्रता के साथ एकाग्रता का ध्येय विषय भी स्वतः अंतर से प्रकट होता है। अभ्यासगत एकाग्रता से कहीं अधिक आनंद क्रियागत एकाग्रता में होता है। अभ्यासगत एकाग्रता में एकाग्रता के संस्कार चित्त में संचित होकर स्वाभाविक आनंद को ढक देते हैं तथा आनंद को कम कर देते हैं, जबकि क्रियागत एकाग्रता में संस्कारों का बोझ हल्का होते जाने से आनंद का प्रकाश फैलता जाता है। एक वक्त, अच्छा महाराज जी, मन में एक प्रश्न उभर रहा है। जब शक्ति अंतर्विधि में प्रवेश कर क्रियाशील हो जाती है तो उस समय क्या शक्ति बहिर्विधि में नहीं होती? फिर बहिर्विधि में व्यवहार कैसे संपन्न होता है? महाराज श्री, पहले शक्ति के अंतर्विधि में प्रवेश करने तथा क्रियाशील होने का अर्थ समझ लो। व्यष्टि स्तर पर जब तक बहिर्विधि में सक्रिय होती है तब भी वह अंतर्विधि में ही विद्यमान होती है, किंतु उस समय संस्कार क्षय का कार्य नहीं करती। जब शक्ति अंतर्विधि में क्रियाशील होती है तब भी बहिर्विधि की व्यवहार निभाती रहती है। शक्ति की क्रियाशीलता ही जीव का जीवन है। शक्ति के संयोग के बिना जीव सांस भी नहीं ले सकता। शक्ति की जागृति का अर्थ है कि संस्कारों को क्षीण करते हुए उसकी क्रियाशीलता आत्मा की ओर बढ़ना आरंभ हो गई है। शरीर संचालन का कार्य तो वह करती ही है, उसके साथ उसने चित्त पर से आवरण उतारने का कार्य भी आरंभ कर दिया है। जिस प्रकार यह कहा जाता है कि समाधि की अवस्था में शक्ति आत्मा में विलीन हो जाती है, किंतु फिर भी वह शरीर का संचालन करती रहती है, उसी प्रकार यह भी एक औपचारिक कथन है कि शक्ति अंतर्विधि में प्रवेश कर जाती है। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि जागृति से पूर्व शक्ति की क्रियाशीलता शरीर संचालन, जगत व्यवहार तथा संस्कार संचय में लगी रहती है, किंतु जागृति के पश्चात क्रियाशीलता दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग पूर्ववत शरीर संचालन आदि में लगा रहता है, किंतु दूसरा भाग अंतर्विधि में यात्रा करता हुआ आत्मा की ओर बढ़ने लगता है। शक्ति की क्रियाशीलता यात्रा के अवरोधों, संस्कारों, वासनाओं आदि को क्रियाओं में परिणत कर क्षीण करती हुई आत्मा की ओर आगे बढ़ती है। यदि कभी साधक साधन काल में वासनाओं विकारों से ग्रसित होकर जगत प्रपंच में लुढ़क जाता है तो क्रियाशीलता का प्रथम भाग बहिर्विधि में सक्रिय होता है, किंतु अंतर्विधि वाले भाग की क्रियाशीलता ठहर जाती है। यदि साधक का दृष्टा भाव, समर्पण भाव बना रहे, अनासक्त सेवा भाव स्थिर रहे तथा साधन क्रम चलता रहे तो अंतर्विधि में शक्ति की क्रियाशीलता उत्तरोत्तर ऊपर चढ़ती रहती है तथा बहिर्विधि में क्रियाशीलता अनासक्तिपूर्वक व्यवहार में तब तक लगी रहती है जब तक प्रारब्ध क्षीण नहीं हो जाता। जय गुरुदेव।